नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं जी पुरवैया और मैं हूं सैयद हुसैन। पुरवैया मुहिम में आज हम बात करेंगे नालंदा में आई बाढ़ की, जिसने जबरदस्त तबाही मचाई है। ना जाने कई गांव डूब चुके हैं, जगह जगह हाहाकार मचा है, लोग दाने दाने को मुहताज हैं। लेकिन क्या सरकार को इस बाढ़ से हुई तबाही नजर आ रही है? और अगर नजर आ रही है तो सरकार ने क्या कुछ किया है? और ये सब हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो कई ऐसी तस्वीर देखी जो आपको भी झकझोर कर रख देगी। तो आइए शुरू करते हैं पुरवैया मुहिम। नालंदा में बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है। नालंदा से 5 नदियां गुजरती हैं। ये नदियां नालंदा की जीवन धारा कहलाती हैं। लेकिन इस बार हुई मूसलाधार बारिश के बाद इन नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया और इसकी धार ने इलाके में तांडव मचा दिया। पिछले कुछ सालों में जिस इलाके को सबसे ज्यादा वीआईपी ट्रीटमेंट मिला, वो इलाका आज डूब चुका है। जी हम बात कर रहे हैं नालंदा की। फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, जानवर मर रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, लोगों को अनाज नहीं मिल रहा। एक तरफ पानी का सैलाब और दूसरी तरफ आंसुओं का सैलाब। इस इलाके में बाढ़ सालाना त्रासदी है, लेकिन ये वो इलाका बिल्कुल नहीं जहां बाढ़ जिंदगी और मौत के बीच के फर्क को खत्म कर देती है। ये नालंदा है और इस इलाके से 5 नदियां गुजरती हैं। ये नदियां नालंदा की जीवन धारा कहलाती हैं। लेकिन इस बार हुई मूसलाधार बारिश के बाद इन नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया और इसकी धार ने इलाके में तांडव मचा दिया है। बच्चा डूब के मर रहा है, अन्न बगैर, पानी बगैर, सब कुछ बगैर। कोई नहीं आधार है, कुछ नहीं। जे करो सब कुछ करके सरकार हमनी के रोजी रोटी कुछ नहीं मर रहा है, बाकी करने के कोशिश करो सब कुछ। घर में दुआरिये पर नाई है, चार नहीं है, लुगा नहीं है, सब दह गया। अब उसके मदद नहीं है, नाई दिया तो नाई से क्या होगा? या खावा खर्ची मिलेगा तब तो हमन घर पर रास्ता मिलेगा। गाड़ी लेकर आता है, देखभाल करता है, चल जाता है। अब उतने से नहीं डॉक्टर रहता है, पानी चढ़ाया या बना पैसा से। कुदरत के कहर से लाचार और बेबस लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन नहीं इनकी कुदरत सुन रहा और न ही तंत्र। नालंदा के सैकड़ों गांव और उसमें बसने वाली लाखों की आबादी बस अब उजड़ ही चुकी है। अथाह पानी इनकी जिंदगी की नींव में जा चुका है और पोर पोर को कमजोर कर चुका है। थोड़ा संपत्ति का धान फसल है, सब खड़ी फसल नुकसान हुआ है। फसल पूरा नुकसान यहाँ है। और जिसके घर में अधिकांशतः घर में पानी भी घुस गया है, तो जो खाने पीने की चीज़ है वो भी सड़ रहे हैं। तो कटुए में सब किसान रखते हैं, तो नुकसान तो यहाँ भरपूर हुआ है। खाना मिल रहा है? खाना नहीं मिला। खाना नहीं मिल रहा है? जी नहीं। पहले बढ़िया से मिलता था? हाँ। कब से नहीं मिल रहा है? 16 दिन से। 16 दिन से, जब से पानी आया है। हाँ। जिस गांव से इनकी पहचान होती थी, जिस जमीन की वजह से इन्हें ताकत मिलती थी, वो पानी की बेहद खौफनाक ताकत के शिकार हो गए हैं। मगर विडंबना देखिए, नालंदा डूब रहा था और बचाने वाले पानी की ताकत को खुद ही कमजोर हो जाने का इंतजार कर रहे थे, जबकि खुद से बचने की कोशिश करने वाले राहत की मुंह ताक रहे थे। पानी उन्हें हो गया सर, घर भैंस ये गया, अनाज पानी जो सब दहिए गया, कुछ मिलिए नहीं रहा। आगे के संख्या हमन तो यहीं पर है सर। दुख बीमारी से ऐसे ही खाली कोई साधन नहीं हमें के मिल रहा है सर। इलाज करते करते बच्चों भी परेशान हैं। अब कह रहे तो हम क्या करें सर, इससे बढ़िया लगता है कि अच्छा, मतलब यहाँ पे ये बताइए, मच्छर वगैरह भी काटता है क्या? हाँ, मच्छर वगैरह बहुत काटता है सर, क्या करें यहाँ पर। रात के नींद नहीं आता है। इसी कारण बच्चे बीमार पड़ रहे हैं क्या? हाँ, इसी कारण से बच्चा बीमार है। सब मच्छर रात भर काटता है, सोता नहीं है, उससे भी मलेरिया आ रहा है, बुखार आ रहा है। इसी वजह से हम लोग का संकट में है हम लोग। नालंदा तो नक्शे से उजाड़ की कगार पर पहुंच चुका था। ये तो मौसम की मेहरबानी रही कि जिंदा बचे रहने की कुछ उम्मीदें बच गई।
वरना जिन दुश्वारियों को इन लोगों ने पिछले कई दिनों तक देखा और जिया है, वो इन्हें दशकों तक चुभने वाला दंश दे चुका है। नालंदा से सहयोगी विजय और दीपक विश्वकर्मा के साथ अमित झा, जी मीडिया। तो देखा आपने ग्राउंड जीरो से जी मीडिया की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लेकिन आपको बता दें, अभी बहुत कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखाएंगे इस कार्यक्रम के दौरान, और देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे कि क्या नालंदा में आई तबाही के बाद अब भी वहां क्या स्थिति है। क्योंकि कई लोग सोच रहे होंगे जब पानी चला जाएगा तो चीजें बदल जाएंगी, लेकिन नहीं, अभी बहुत कुछ ऐसा है जो वहां पर लोगों को अभी भी संभल कर रहने की जरूरत है, बहुत जागरूकता की भी जरूरत है। चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, फोन लाइन हमारी खुली हुई है, आप फोन कर सकते हैं, नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका हम तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर सुनील, जो IMA के बिहार के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ दीपक भारती जी हैं, जो बाढ़ मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत स्वागत दीपक जी आपका भी। और इस पूरी चर्चा के दौरान हमारे साथ संवाददाता अमित भी जुड़े रहेंगे, जो ग्राउंड जीरो पर भी पहुंचे थे, वहां से तस्वीरें भी लाई थी। अमित, सबसे पहले हम आप ही के पास आएंगे और पहला सवाल मेरा आपसे यह होगा कि जो तस्वीर हम देख रहे हैं, जिस तरीके से ये तस्वीर आपकी वायरल हुई है, कई दर्शक ये बार बार पूछ भी रहे हैं कि भाई इतने अंदर पानी में पहुंचकर इतना बड़ा जोखिम लेते हुए किस तरीके से संवाददाता ने आपकी ये तस्वीर हमारे सामने लाई। और हमने भी यही बताया कि यही हमारा मकसद भी है, यही हमारी मुहिम भी है, और ताकि हम आपकी आवाज को इसी तरीके से यहां तक पहुंचा भी सकें। पहला सवाल अमित मेरा आपसे ही, कैसे आप वहां पर पहुंचे, कैसे पानी के अंदर इतना जाकर आपने इन तस्वीरों को कवर करने की कोशिश की, और साथ ही साथ आपके साथ जो आपके साथ कैमरा पर्सन विजय थे, उनको भी सैल्यूट करने का दिल करता है अमित। जी निश्चित रूप से देखिए, पूरी टीम एफर्ट थी रही सैयद, और चाहे हमारे कैमरा पर्सन विजय हों, चाहे हमारे साथ जो ड्राइवर गए थे, या जो हमारे स्थानीय संवाददाता थे दीपक विश्वकर्मा, सभी लोगों ने मदद की हमारी। और जो हमने एक कोशिश की कि लोगों का दर्द सरकार और प्रशासन को दिखला सके, उसमें सभी का साथ मिला। वहाँ पर कई स्थानीय जो नेता थे या ग्रामीण थे, उन्होंने भी हमारी मदद की थी। तो ऐसे में हमने कोशिश की है कि, क्योंकि देखिए नालंदा की बात जब आती है तो सबसे ज़्यादा VIP ट्रीटमेंट मिला है पिछले 7 सालों में सैयद। अगर हम बात करें नालंदा की, तो नालंदा ऐसा जगह है जहां पर हर योजना की शुरुआत नालंदा से नीतीश कुमार किया करते थे। नीतीश कुमार के रूप में मुख्यमंत्री दिया है बिहार को नालंदा ने, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और आज के डेट में भी कहा जाता है कि जीतन राम मांझी पर्दे के पीछे है, लेकिन असली CM नीतीश कुमार ही हैं। और ऐसे में अगर नालंदा में ये स्थिति आती है, आपदा आती है, तो एक हैरान करने वाली बात है, क्योंकि 1965 के बाद आज तक इतनी भयावह स्थिति नालंदा के लोगों ने नहीं देखी थी। बाढ़ आती है, लेकिन वो त्रासदी के रूप में नहीं आती है सैयद, जिसका हम जिक्र पहले भी करते रहे हैं कि त्रासदी के रूप में पहली बार इतने भीषण तबाही को नालंदा के लोगों ने करीब से देखा है 1965 के बाद। और उसके बाद प्रशासन सोया हुआ है, सरकार सोई हुई है, कोई व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। हमें पानी में इसलिए मजबूरन जाना पड़ा सैयद कि देखिए, कहीं कहीं तो हम नाव से गए हैं, इक्का दुक्का नाव की व्यवस्था है, वो नाव की कैसी व्यवस्था है वो आगे हम दर्शकों को दिखलाएंगे। लेकिन कहीं कहीं पंचायत और गांव में तो नाव की भी व्यवस्था नहीं की गई है। अगर हमें प्रशासन के सामने उनका दर्द पहुंचाना था तो हमें उसी स्थिति में जाना था कि जिस स्थिति में हम गए। और हमारा मकसद भी यही है कि खतरे को जोखिम उठाकर हम जो लोगों का दर्द है वो प्रशासन तक पहुंचाएं, सरकार तक पहुंचाएं, ताकि जो लोग सोए हुए हैं, जो तंत्र में बैठे हुए लोग सोए हुए हैं, उनकी नींद जागे और लोगों तक जरूरी मदद पहुंचे। बिल्कुल 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 अमित, हम आपसे ये भी जानेंगे, उसके बाद हमारे स्टूडियो में बैठे हुए मेहमानों से भी हम बात करेंगे। लेकिन आपसे एक जवाब जरूर लेना चाहेंगे कि आपने जो तस्वीरें देखी, वो तस्वीर तो एक एक करके हम दिखाएंगे बेस प्रोग्राम के दौरान, लेकिन आपसे एक सवाल कि आपने बिल्कुल नजदीक से क्या कुछ महसूस किया, लोगों से आपने बात की, आप पीड़ितों के पास बैठे, दाने दाने को लोग मोहताज हैं, आपने उनसे भी बातचीत की, क्या आपको नजर आया? राहत शिविर के नाम पर जो कैंप लगाए गए, जो खाने की बात सरकार कर रही है, क्या यह सब कुछ नहीं था वहां पर? जी देखिए, नालंदा तो डूबा ही हुआ है। इसके साथ यूं कहें सैयद कि इनके जो सपने थे वो डूब चुके हैं पूरी तरह से, क्योंकि कोई व्यवस्था, बिल्कुल आप कह सकते हैं जो राहत के नाम पर व्यवस्था की बात कही जाती है, आपदा विभाग के द्वारा कहा जाता है कि लोगों को हर संभव मदद पहुंचाया जा रहा है। अगर मैं इससे एक लाइन में कहूं कि हमारा आपदा विभाग खुद एक राष्ट्रीय आपदा की ओर बढ़ रहा है, तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों का दर्द हमने करीब से देखा है। रात को जगकर पानी में घुसकर हमने ये जानने की कोशिश की है आखिर ये लोग रह कैसे रहे हैं। आप समझ सकते हैं सैयद कि एक बच्चा
ये कह रहा हो कि 16 दिन से मुझे खाना नहीं मिला है, अच्छा खाना मुझे 16 दिन से नहीं मिला है, तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है। बच्चे भगवान के रूप होते हैं और वो झूठ नहीं बोलते हैं। जब उसका दर्द निकल कर आता है हमारे सामने, तो निश्चित रूप से आंख से आंसू भी आते हैं और ऐसे तंत्र को काफ़ी कुछ कहने का मन करता है, जो दावा तो करते हैं कि राहत पहुंचाई जा रही है, लेकिन राहत के नाम पे कुछ नहीं मिल रहा है। कई ऐसे गांव हैं जहां तक अभी तक सरकारी नुमाइंदा पहुंचा तक नहीं है उसे देखने के लिए वो किस हाल में है। बिल्कुल बिल्कुल अमित, सही कह रहे हैं आप। दोबारा हम आपके पास लौटेंगे, आपसे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अब एक सवाल हम करना चाहेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर साहब हैं और साथ ही साथ बाढ़ मामलों के जानकार दीपक जी भी हैं। पहला सवाल दीपक जी आपसे हम करना चाहेंगे, आप इन सारी चीज़ों को करीब से भी देखते हैं। कई बिहार की अगर बात की जाए तो सूखा और बिहार ये दो और बाढ़ माफ कीजिएगा, ये बिहार की अगर कहा जाए तो नियति बन गई है। हर साल लोग ये तस्वीर देखते ही हैं, कहीं सूखा तो कहीं बाढ़। लेकिन नालंदा की हम बात करें तो नालंदा में ऐसी तस्वीर सालों बाद, दशकों बाद देखने को मिली। मजबूर हो गए हम देखने के लिए इस तरीके की तबाही जो इस बार नालंदा में हमने देखी है। लेकिन उसके बाद भी प्रशासन का रुख देखकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, बहुत ही दुखद स्थिति है इस बार जी। अभी हम कोसी और कमला के क्षेत्रों से लौटे हैं और नालंदा तो नंबर 1 में अभी डिजास्टर में, चाहे फ्लश फ्लड जैसा ही हो जी। और इतना बुरा स्थिति है सब जगह राहत का, जो कहीं कहीं मालूम हुआ, जो लोग बताए बाढ़ पीड़ित जो 50 किलो गेहूँ 50 किलो चावल मिला है, 2000 रुपया मिला है, वो कहीं कहीं। और इस समय में इतना अव्यवहारिक लगता है, जो लोग तटबंध पे हैं वो गेहूं लेके क्या करेंगे, ना उनको जलावन है ना कोई आसियाना है, वो कहाँ पिसाएंगे, मशीन भी पानी में डूबा हुआ है। लेकिन बात तो की जाती है कि राहत शिविर में पका हुआ खाना, खिचड़ी, इस तरीके की चीज भी मिल रही है लोगों को। 2 रोज के लिए वो देते हैं, 2 से 3 रोज में उनका कैंप बंद हो जाता है जी। कोसी ऐसे भीषण आपदा में तो कुछ दिन के बाद ही बंद हो गया था, जबकि और बहुत लंबे समय तक कैंप चलना चाहिए था। तो 2 दिन 4 दिन आप खिलाएंगे, अभी उसको महीनों का महीनों अभी रहना होगा, क्योंकि जिस घर में एक बार पूरा पानी चला गया छप्पर के ऊपर तक, तो वहां पर उसका कितना घर गिरेगा, फूस का घर है, कितना घर गिरेगा, पानी सूखेगा, उसमें बहुत समय लगेगा, तब तक यानी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अमित ने जो बात कही है दीपक जी कि राष्ट्रीय आपदा बिहार आपदा को घोषित कर दें तो गलत नहीं होगा अपने में जो उसकी स्थिति बनी हुई है। बहरहाल हम सुनील जी आपके पास भी आएंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, बक्सर से मनीष है। स्वागत है मनीष, क्या कहेंगे इन तस्वीरों को देखने के बाद आप? जी, ऐसा है कि सबसे पहले तो आपके चैनल को हम धन्यवाद देंगे कि आपने इस मुहिम को चला करके और नालंदा को जो है आवाज, नालंदा के आवाज को आपने उठाया है। जी शुक्रिया, बताइए। और यहाँ पर क्या है कि देखिए, ये लगभग उत्तर बिहार का हर वर्ष का ये एक पुराना जो है ऐसे आते रहता है जी। लेकिन यहाँ पर सरकार जो है ऐसी नींद में, कुंभकर्ण की नींद में सोई है कि जहाँ पर इसको जगाना इतना मुश्किल हो गया, जनता मर रही है और यहाँ पर कोई तो लेने वाला नहीं है। हमको तो लगता है कि कम से कम केंद्र को इस पर जो है संज्ञान लेना चाहिए जी। और लेकर के, और वहाँ पर जो जनता इतना मैंने बदहाल स्थिति में है, उनको जो है कम से कम जनता को सोचते हुए और वहाँ पर जाकर के और मदद करना चाहिए। या सामाजिक संगठनों से भी अपील हम आपके चैनल के माध्यम से करते हैं कि वहाँ पर कम से कम उनको आगे आकर के और जो जरूरी जो चीज है, दवाई हो गया या खाद्य पदार्थ हो गया, कम से कम वहाँ पर उपलब्ध कराना चाहिए। चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मनीष और अपनी बात रखने के लिए। डॉक्टर साहब, आप देख रहे होंगे ये तस्वीर भी, दर्शक ने जो बात कही, जो सुझाव रखा, वो भी आपने सुना। अमित जब वहां पर पहुंचे थे, जो ग्राउंड जीरो से उन्होंने रिपोर्ट भी की है, वो भी आपने देखा। आपसे एक सवाल हम करना चाहेंगे कि जैसे दाने दाने को लोग मोहताज हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। अमित ने कुछ लोगों से बात की थी, ये पता चला कि मच्छर है, मच्छर की वजह से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। महामारी हो सकती है अगर ये पानी हटता है, और हटने के बाद जो तस्वीर होती है वो भी हम जानते हैं। क्या सरकार की तरफ से पुख्ता इंतजाम है? एक मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जदयू प्रकोष्ठ के आप, चिकित्सा प्रकोष्ठ के भी आप सदस्य हैं। क्या सरकार की तरफ से दवा के इंतजाम, स्वास्थ्य के इंतजाम कुछ किए गए हैं वहां पर? अगर किए गए हैं तो नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल का साधुवाद कर दूं कि ऐसे प्रमुख विषय पर आपने ये पैनल डिस्कशन किया है जिससे कि जागरूकता फैलेगी, क्योंकि ऐसे महामारी का जो प्राइम चीज़ है, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ है कि अवेयरनेस फैले कि अगर कुछ इंतजामात हैं तो ये लाभुक को, बेनिफिशियरीज को मालूम हो कि इंतजामात क्या हैं और कहाँ हैं, कैसे हैं। इसलिए आपने ये किया, इसके लिए हम साधुवाद प्रकट करते हैं। शुक्रिया। लेकिन वो अमित साहब ने जो ग्राउंड जीरो से उन्होंने बताया, तो थोड़ा मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता कि वो उन्होंने स्टार्टिंग किया, प्रशासन सोई हुई है, कुछ नेगेटिव
नेगेटिव सा पिक्चर हुआ। हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, आपके चैनल के से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा पॉजिटिव अप्रोच हो, कि ताकि लोगों को हम ये जागरूकता फैला सकें क्या हो सकता है। लेकिन सुनील जी, जो बात अमित ने कही वो इसलिए कही कि वहां पर मौजूद थे, उन्होंने तस्वीरों को देखी और तस्वीरों को देखने के बाद जो तस्वीर हम दिखा भी रहे हैं, आपको भी दिखा रहे हैं, पहला सवाल तो प्रशासन पर उठता ही है, इसलिए उन्होंने प्रशासन को कहा। मैं ब्लेम नहीं कर रहा, मैं एक सुझाव दे रहा हूं कि इसके साथ साथ में कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, जी, ये सनसनी ना हो, गवर्नमेंट बैशिंग नहीं। उसमें क्या होता है कि लोगों में एक हम सेंसेशनलाइज नहीं बना रहे हैं, जो तस्वीर है हम सीधे वो तस्वीर दिखा रहे हैं। मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं सैयद साहब, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि एक पॉजिटिविज्म होगा, क्योंकि लोग देखिए जो बाढ़ में पीड़ित रहते हैं वो ऐसे ही डिप्रेशन के शिकार होते हैं, एंजाइटी के शिकार होते हैं, उनकी मनस्थिति देखिए, उनका घर चला जाता है। आप ठीक कह रहे हैं कि आदमी को सकारात्मक रहना चाहिए, लेकिन जो तस्वीर हम देख रहे हैं उसको देखने के बाद सकारात्मक हम जरूर हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन सवाल सरकार पर उठना लाजमी भी है, सरकार को यह तस्वीर दिखाना जरूरी भी है। सुनील जी, बहरहाल एक दर्शक है, हम दोबारा आपके पास लौटेंगे, एक दर्शक हमारे पास इस वक्त जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए और कहिए आप क्या कहना चाहेंगे। जी, मैं दानापुर से भाई सनोज बोल रहा हूँ सर। जी सनोज जी बोलिए। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि नालंदा की है, नहीं पूरे बिहार की ये मामला है, बाढ़ से लोग हर तरह का रहीमाम लोग कर रहे हैं। जी, सरकार को जितना जिम्मेवारी होनी चाहिए, जितना एग्रेसिव होकर के बाढ़ पीड़ितों के प्रति कार्य करना चाहिए, उनके दुख दर्द के लिए मतलब कि बांटना चाहिए। तो सरकारी योजना जो है आपदा प्रबंधन की ओर से या डॉक्टर की टीम हो, नाव की व्यवस्था हो, गरीब जो भूखे जो मर रहे होंगे खाने पीने की व्यवस्था भी करनी चाहिए। लेकिन एक और बात भी है कि इतनी बड़ी जैसे कि जहाँ प्रदेश में है, राजनाथ सिंह भी जैसे कि हम लोग गृह मंत्री आने वाले थे, लेकिन वो आए नहीं। भारत सरकार को भी जिसकी बिहार को जिसकी जो दशा जो है, बिहार प्रदेश के लोग जो मतलब डूब रहे हैं, मर रहे हैं, उनकी हालत के लिए विशेष पैकेज के भी व्यवस्था करनी चाहिए। चलिए सियासत हम नहीं करेंगे भाई सनोज जी, सियासत हम नहीं करेंगे, जाहिर सी चीज है जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं वही अपने में बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। नालंदा से इस वक्त हमारे साथ संवाददाता दीपक विश्वकर्मा भी फोन लाइन पर मौजूद हैं, क्योंकि सुनील जी ने कुछ देर पहले कहा था कि हम सकारात्मक रखें, हम सेंसेशनलाइज ना करें चीजों को। बिल्कुल हमारा भी मकसद ये कतई नहीं है। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे आपसे ही, दीपक, अभी की स्थिति क्या है? क्या वहां पर राहत शिविर चल रहा है? क्या लोगों तक पहुंचाई जा रही है मदद? क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, आपने और अमित संवाददाता ने जिस तरीके से जो रिपोर्ट की है, वो तो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। दीपक जी सैयद, बिल्कुल आपने सही कहा। राहत और बचाव कार्य और शिविरों की अगर हम बात करें नालंदा में, जी, तो ये केवल दिखावा साबित हो रहा है सैयद। जैसा कि हम लोगों ने रात में भी कई शिविरों का दौरा किया, लेकिन जो इंतजाम होने चाहिए उन शिविरों में वो नहीं देखने को मिल रहा था। 2 वक्त की रोटी तो उन गरीबों को मिल रही थी, मगर उनके बच्चे जो छोटे छोटे थे, बुजुर्ग थे, बूढ़े थे, उनको दवाइयां नहीं मिल रही थी, बीमार पड़ रहे थे। ये तो शिविर की बात हम कर रहे हैं सैयद। अब अगर हम सड़कों की बात करें तो NH के ऊपर आप देख सकते हैं जो लोग जिनके घर इस बाढ़ में तबाह हो चुके हैं, जो लोग खाना बदोश की जिंदगी गुजार रहे हैं NH के ऊपर। अब आप समझ सकते हैं कि जब NH के ऊपर ये रात गुजारते होंगे तो किस तरह की स्थिति होगी इनको, इनकी बड़े वाहन हो, छोटे वाहन हो, सभी के परिचालन। यानी दीपक, ये माना जाए कि प्रशासन की तरफ से कोई मदद मुहैया नहीं कराई जा रही है, राहत शिविर नाम के लिए है, चिकित्सा व्यवस्था भी वहां पर अभी नहीं पहुंची है, ये हम माने दीपक? देखिए ऐसा है सैयद कि वो राहत और जहां तक शिविरों की बात तो हम कर रहे थे, अब जहां तक उन लोगों को लाभ देने की बात है तो जीतन राम मांझी जब CM बिहार नालंदा पहुंचे थे तो उसके पहले जो बाढ़ पीड़ित थे उनके लिए 2-2 हजार की राशि का चेक का प्रावधान किया गया था, लेकिन CM ने एक सूझबूझ का परिचय देते हुए नगद राशि देने की घोषणा करी और उसका सर्वेक्षण कराया जा रहा है, आकलन कराया जा रहा है कि कितने लोगों का नुकसान हुआ है और उन लोगों के बीच 1-1 क्विंटल अनाज और 2-2 हजार रुपए की राशि दी जा रही है। लेकिन अभी पूरी तरह से कहा जाए कि इसमें 80 लाख लोग कबा हुए हैं नालंदा में और इतनी बड़ी लोगों तक जो राहत पहुंचना ये तुरंत संभव नहीं दिख रहा है। चलिए बिल्कुल सही कहा दीपक आपने, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। सुनील जी, हम आपके पास भी आएंगे, जाहिर सी चीज़ है आप कुछ बोलना भी चाह रहे हैं, अमित के पास भी लौटेंगे क्योंकि अमित ने भी वहां से ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट उन्होंने कवर की है। अमित, आप लौटेंगे आपके पास, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना हमारी मजबूरी है, रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं। आप भी जुड़िए और दीजिए अपनी राय, तुरंत आ रहे हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं पुरवैया मुहिम में कि किस तरीके से नालंदा में आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। ग्राउंड जीरो पर जी पुरवैया भी पहुंचा है। नालंदा में सूबे के सबसे बड़े नुमाइंदे ने पानी के हमले से बेतरतीब हो गई जिंदगी का जायजा भी लिया, लेकिन तस्वीरें बताती हैं कि मेहरबान की मेहरबानी कितनी देर से पहुंची। नालंदा के बाढ़ पीड़ितों के दिन अधिकारियों के दावे सुनते कट रहे हैं और रात इनकी मुश्किलों को नकार दिए जाने की हकीकत के बीच कट रही थी। मगर जी पुरवैया की टीम ने दिन और रात दोनों की असलियत परखी, दर्द को साझा किया और मुश्किलों को सामने रखा। लगातार 2 दिन जी पुरवैया की टीम इस सैलाब से जूझते हुए बाढ़ पीड़ितों के दर्द को करीब से समझने की कोशिश की। सूबे के सबसे बड़े नुमाइंदे ने पानी के हमले से बेतरतीब हो गई जिंदगी का जायजा लिया, लेकिन तस्वीरें बताती हैं कि मेहरबान की ये मेहरबानी कितनी देर से पहुंची। नालंदा के बाढ़ पीड़ितों के दिन अधिकारियों के दावे सुनते कट रहे हैं और रात इनकी मुश्किलों को नकार दिए जाने की हकीकत के बीच कट रही है। मगर जी पुरवैया की टीम ने दिन और रात दोनों की असलियत परखी। दर्द को साझा किया और मुश्किलों को सामने रखा। लगातार 2 दिन जी पुरवैया की टीम ने इस सैलाब से जूझते हुए बाढ़ पीड़ितों के दर्द को करीब से समझने की कोशिश की। काफ़ी खतरनाक हो चुका है ये पूरा क्षेत्र और फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। प्रशासन के द्वारा नाव की व्यवस्था नहीं की गई है, अगर की भी गई है तो सिर्फ एक नाव की व्यवस्था की गई है। और हम यही दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाढ़ ने इतनी भीषण तबाही मचाई है, लेकिन प्रशासन की नींद नहीं टूटी है, सरकार की नींद नहीं टूटी है। ये दावा तो ज़रूर किया जा रहा है कि सब राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, लेकिन राहत सामग्री के नाम पर कुछ भी लोगों को नहीं मिल रहा है। इस हालात में राहत की एक अदद उम्मीद भी इनके लिए किसी वरदान से कम नहीं थी, मगर वो भी इन्हें दूर दूर तक मयस्सर नहीं। ये वो हकीकत थी जो इनके लिए मुश्किलों की सबब थी। ये बताइए चाचा, सड़क पे क्यों है? क्या राहत शिविर नहीं में आप लोग को नहीं बुलाया गया है क्या? जी ना सर, परेशानी तो हम लोग का है कि दोनों तरफ पानी है और पानी के बीच बीच रोड है और बाद में हमारा मकान भी भस गया, दुनियादारी भी भस गया। महेशी के लेकर के रोड पर हम लोग बाले बचे हैं। गरीब के मन घाट हुआ, सब मन भस गया, ईंटों के मन तो मकान भस गया। क्या खाना खाते हैं आप लोग? कुछ ऐसे ही सत्तू बारू खा के रहते हैं। सरकार बने के तो जगह नहीं तो कहाँ बनेगा, सब तो घर में पानी हिलल है। सांप बिच्छा हर चीज रोड पर दौड़ रहा है सरकार, लेकिन आदमी जाता है तो कहाँ जान के लोभ ने अपना बैठे हुए है। जाहिर है इन हालात में पलायन करने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है, मगर जिस जमीन को अपना खून पसीना बहाकर इन्होंने अन्न का धन पैदा किया, उसे पानी में डूबता देखना इनके लिए भारी पड़ रहा है। बाढ़ में करोड़ों की फसल बर्बाद हो गई और यह खुद दाने दाने को मोहताज। इसमें आम की थी, पपीता था, चिक्कू था, केला था, सापुल है और सागवान के भी पेड़ थी, शीशम के। ये संपूर्णतः क्षति हो गया है, सब 100% क्षति है। और बगल में तालाब है, तालाब का भी जो मछली पालन किया जाता था वो भी क्षति हो गया। फसल में तो जितना भी संपत्ति एक पेड़ भी नहीं बचता है। घर में पानी हिल गया, अनाज सड़िए गया, जानवर के कट्टू सड़िए गया, कुछ नहीं है। इस बाढ़ के कहर को अब 17 दिन होने को हैं। 17 दिन जिंदगी और मौत से जूझते ये लोग अब भी प्रशासन के मदद की बाट जोह रहे हैं, लेकिन क्या कोई इनकी सुनेगा? या ये यूं ही एक तरफ बाढ़, दूसरी तरफ आंसू के सैलाब में डूबे रहेंगे? नालंदा से विजय और दीपक विश्वकर्मा के साथ अमित झा, जी मीडिया।
तो ये रिपोर्ट देखने के बाद सुनील जी शायद आपके सवालों का जवाब भी मिल गया होगा, क्योंकि हम पहले भी बोल रहे थे, तस्वीरें भी दिखा रहे थे, बाढ़ मामलों के जानकार दीपक जी बैठे हुए, उन्होंने भी यही बात बोली थी। लेकिन आप कह रहे थे कि नहीं, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आप चीज़ों को नेगेटिव वे में मत लें, सकारात्मक चीज़ मिले। कैसे सकारात्मक आदमी अब ले जो मुफलिसी की जिंदगी जी रहे हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो उनके लिए आश्वासन ही शायद सबसे बड़ी चीज़ है, लेकिन वो भी नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है। बहरहाल अमित, जिस तरीके से आपने सारी रिपोर्ट कवर की, जो तस्वीरें हम तक आपने पहुंचाई, ब्रेक से पहले आप देख रहे थे कि सुनील जी एक सवाल करना चाह रहे थे और आपसे ही वो सवाल था, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं और आप तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसके बुनियाद पर मैं सवाल कर रहा था सुनील जी से कि प्रशासन क्या कर रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम सकारात्मक दिखाएं, हम चीज़ों को नेगेटिव ना करें, सेंसेशनलाइज ना करें। अमित जी देखिए, हमारा मकसद किसी पे इल्ज़ाम न लगाना नहीं है, बल्कि व्यवस्था को सुधारना है। और व्यवस्था अगर सुधरी रहती सैयद, तो हम वही चीज़ दिखला रहे होते कि हाँ, यहाँ पर बाढ़ की तबाही आई है और सरकार और प्रशासन की तरफ से बेहतर सुविधा है। लेकिन जब हम गए, क्योंकि हम भी ये सोचकर नहीं गए कि हमें सिर्फ निगेटिव रिपोर्टिंग करनी है, हम ये सोचकर गए कि आखिर 1965 के बाद बाढ़ आई है नालंदा में, सबसे ज़्यादा VIP ट्रीटमेंट मिला है नालंदा को। उसके बाद बाढ़ आई है, तो क्या यहाँ पर बेहतर इंतजामात हैं, कैसे लोग जी रहे हैं, कैसे उस भीषण तबाही से बच रहे हैं, हम इसकी रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे। लेकिन जब हम मुश्किलों का सामना करके वहां पर पहुंचे, कई बार हमारी स्थिति ये थी सैयद कि कई बार हमारी गाड़ी फंसी, कई बार दुर्घटना होते होते बचे हैं। लेकिन बावजूद इसके हमने लोगों का दर्द साझा इसलिए किया ताकि प्रशासन जागे, ताकि सरकार जागे। हम भी चाहते हैं कि जो लोग फंसे हुए हैं उन तक जरूरी मदद पहुंचे। आप गांव वालों की बात सुनिए, लोग कह रहे हैं कि मवेशी मर रहे हैं, कई लोगों का यह कहना है कि दुर्घटना होने के कारण लोग मर गए हैं, बच्चों को भोजन नसीब नहीं हो रहा है, जरूरी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, लोगों को खाना खाने के लिए नहीं मिल रहा है। जब हम राहत शिविर में पहुंचे, एक तो सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तब हमें सैयद लगी जब हमने DM से बात की कि यहाँ पर कितने राहत के कैंप चल रहे हैं, तो उनका जवाब आया कि मात्र 3 राहत के कैंप चल रहे हैं, मात्र 3 राहत शिविर चल रहा है। और उन राहत शिविर में जब हम पहुंचे, 3 राहत शिविर में, तब वहां के लोगों का कहना था कि मच्छर काट रहा है, एक ही जगह पर कई बच्चे और महिलाएं, क्या किसी डॉक्टर की व्यवस्था थी, क्या दवा की व्यवस्था थी अमित? बिल्कुल नहीं सैयद। आगे आप देखेंगे ये बात आएगी सामने। एक महिला का कहना था कि उसका बच्चा जो है काफ़ी बीमार है, और जब प्रशासन के लोग यहाँ पे आए थे, हमने बताया कि हमारा बच्चा काफ़ी बीमार है, तो सिर्फ वो तस्वीर खींच कर ले गए कि अच्छा हम तस्वीर दे देंगे, नाम पता बता दीजिए, हम देख लेंगे। यही व्यवस्था है। डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, कई लोग बीमार हैं, बुजुर्ग बीमार हैं, और कोई व्यवस्था नहीं है। खाने के लिए निश्चित मिल रहा है, खिचड़ी मिल रही है, 2 वक्त की रोटी मिल रही है, लेकिन जो खाना बदोश की जिंदगी गुजारने पर लोग वहां पर बेबस हैं। एक ही कतार में कई महिला और बच्चे सोए हुए आपको मिल जाएंगे, कोई व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। और उसके बाद अगर ये कहा जाए किसी के द्वारा कि अगर हम पॉजिटिव रहें, तो कैसे पॉजिटिव रहें? बिल्कुल, ये सवाल उठता है। बिल्कुल अमित, सुनील जी शायद आपको जवाब मिला होगा, और इतनी तस्वीर दिखाने के बाद, जो अमित ने बात बताई, वो देखने के बाद, जो लोग कह रहे हैं, जो फोन लाइन के जरिए हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं, ये अब क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी आपके यहाँ के विश्वकर्मा साहब का, उनका भी रिपोर्टिंग था, अमित जी ने भी कहा कि जो राहत शिविर में लोगों को 2 वक्त की रोटी और भोजन मिल जा रहा है। एक ये देखें हम लोग। दूसरी बात ये देखें कि हमने खुद देखा वहाँ पे, क्या वो काफी है? कि नहीं, वो काफी नहीं है। वो खुद देखा, आगे मैं बोल रहा हूँ, वो खुद देखा कि उसमें नाव पे अस्पताल चले जाते हैं, जिसको कि नाव का भी सच हम आपको दिखाएंगे। जिस नाव की आप बात कर रहे हैं, उस नाव का भी हम आपको सच दिखाएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल दिखाई दिया। और आपको बता दूं, वो मोबाइल हॉस्पिटल है, कैसे लोग जा रहे हैं, कितने मजबूर हैं, वो आपको कुछ ही देर में हम दिखाएंगे, तो उसका भी हम आपसे जवाब देंगे। हमारे स्वास्थ्य विभाग ने अप्रैल माह से ही, लेकिन अमित की बात आपने ये सुनी होगी, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई दवा नहीं मिल रही है। यही बात है दीपक जी ने कही, जो बाढ़ मामलों के जानकार हैं और अभी तुरंत इन इलाकों से होकर भी आ रहे हैं। पूरी व्यवस्था कर दी गई है। सिविल सर्जन दीपक जी, क्या डॉक्टर की व्यवस्था थी? ठीक है, हो सकता है हमारे रिपोर्टर गलत बोल रहे हो सकता है हमारे रिपोर्टर गलत बोल रहे हैं, हो सकता है ये तस्वीर झूठ बोल रही होगी। दीपक जी, हम आपसे जानना चाहेंगे। हम यही कहना चाह रहे हैं, जहां पर 10, 20, 15 प्रखंड प्रभावित है, वहां पर आप 3 शिफ्ट कैंप लगाए हुए हैं। आप इससे का अंदाजा कर लीजिए। और क्या उन कैंप में डॉक्टर हैं? क्या उन कैंप में दवा मिल रही है? हम ये मान भी लें इनकी बात, जो वो डॉक्टर भी हैं, तो आप ये बताइए पॉपुलेशन कितना होता है जिला का, और कितने लाख लोग प्रभावित हैं, और 3 कैंप में 3000, 4000, 5000, इससे ज्यादा लोग होंगे क्या? और लोग के लिए क्या व्यवस्था हो रही है? इसमें इंटीग्रेटेड पूरा एकदम जो सरकारी नौकरशाही है, चाहे वो कोसी का मनमानी हो, कोसी हो, सहरसा हो, सुपौल हो, या फिर नालंदा
हो, हर जगह वही देखिए, तस्वीर अभी हम देख रहे नालंदा हैं। की बात करें, मेरे पास ये पत्र है, जी। ये 30/4/2014 का सरकार का पत्र है, और हमारे पास ये तस्वीर है। और- पत्र अरे, मैं पत्र नहीं, मानूं नहीं, या तस्वीर मानूं? इसके बाद मैं बता दूं में पत्र चलता रहता है मैं सुनील बता जी, दूं कि अभी दवाइयों कोसी में की- गांव कट रहा है, दवाइयों कोई की- वहां कोई देखने वाला नहीं है। कोसी में हम आंख से देख अमित रहे हैं। अमित करके अमित बोलूं, अमित दवाइयों की- जेडीयू के चिकित्सा प्रकोष्ठ के सदस्य भी हैं डॉक्टर सुनील, जो हमारे साथ मौजूद हैं, वो चिट्ठी दिखा रहे हैं। हम वो चिट्ठी देखें कि वो तस्वीर देखें? क्या आप झूठ बोल रहे हैं अमित? नहीं, आप झूठ नहीं नहीं, कभी झूठ नहीं कह सैयद, रहा हूं। मैं दूसरी बात कर रहा हूं। मैं सुनील जी से ये कहना चाह रहा हूं कि सर, आपके पार्टी के कई लोग भी ने ही हमारी मदद की है वहां तक पहुंचने में। उन्होंने भी ये बात कही है कि सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से जरूरी मदद नहीं मिल रही है। कृपया कर इसे मानिए, ये राजनीति नहीं है। सरकार को आप जगाइए। बिल्कुल, कतई हम राजनीति नहीं कर रहे, यही हम कह भी रहे हैं। आपके माध्यम से सर बता दूं कि दवाई का पहले ही दवाई में कौन से दवाई की लिस्ट होंगी, उनका प्रोक्योरमेंट हो चुका है, वो चिन्हित की जा सकी है, रेन रेट का दीपक जी दवा मिल रही है, जो जरूरी दवा होती है। दीपक जी, आप काफी लंबे समय से बाढ़ के ऊपर में देखते भी हैं चीजों को। कौन सी दवा चाहिए और क्या उन्हें मिल रही है? सुनील जी बोल रहे हैं भंडारण भी हो गया है। आपको याद होगा 2008 के कोसी में सहरसा के पूरे भंडार में आग लगा दिया गया था, वो बांट नहीं पाए और बाद में कभी वो आग लग गया। अब उसके बाद फायर हो गया, बस हो गया। दीपक जी, कोसी में आप नालंदा की बात करें तो हमारा ये मतलब है। दीपक जी, कौन सी दवा ऐसी है जो जरूरी होनी चाहिए और इन इलाकों में होनी चाहिए? महामारी का खतरा हो जाता है, क्या वो दवा मिल रही है? नहीं मिल रही। हम तो वही बात बता रहे हैं। एक तो सबसे जो महामारी के समय जो बेसिक चीज है वो स्वस्थ पेयजल है, वो उनको स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है। पानी शुद्ध करने के लिए हाइड्रोजन टैबलेट होता है, वो नहीं होता है। चलिए, आप लिस्ट दिखाइए, आप लिस्ट दिखाइए। लेकिन एक दर्शक रंजीत हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। स्वागत है रंजीत जी, क्या कहेंगे इन तस्वीरों को देखने के बाद आप? सर, इस तस्वीरों को देखने से पता चलता है कि वहाँ के जो एमपी और एमएलए जो है जी, और वहाँ पे जो एमपी एमएलए है उनको दिखाई नहीं दे रहा है। क्या वहाँ की सरकार मर गई है? जी बिल्कुल सही कर रहे हैं। यही हमारा भी मकसद है रंजीत, की ये तस्वीरें वहां तक पहुंचे और कुंभकर्ण की नींद में सो रही सरकार और प्रशासन जागे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुकना हमारी मजबूरी है, ब्रेक से लौटेंगे। अमित आपके पास भी आएंगे, सुनील जी और दीपक जी आपके पास भी हम लौट रहे हैं। तुरंत लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जुड़िए और आप भी दीजिए अपनी राय। ब्रेक के बाद स्वागत है। पुरवैया मुहिम में लगातार हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से नालंदा में आई बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचाई है, लेकिन अब आपको हम एक ऐसी सच्चाई से भी रूबरू कराते हैं जिसे देख और सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। बाढ़ की एक ऐसी तस्वीर जिसे बेहद कम ही सुना या देखा गया होगा। बाढ़ की तबाही से लोग इस तरह त्रस्त हो चुके हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा कि वो अपना जीवन यापन कैसे करें, भोजन कहां से लाएं, क्या बनाएं और क्या खाएं। इस स्थिति में लोग मजबूर हैं ऐसा करने को जो आपने शायद ही कभी सुना होगा। देखिए कैसे बुझ रही है मुफलिसों की पेट की आग। पेट की आग ने किया मजबूर, दाने दाने को लोग मोहताज। मुफलिसों को पेट की आग बुझाने के लिए खोज कर खाने पड़ रहे चूहे। ये बाढ़ हमारे लिए हर साल बर्बादी की सौगात लेकर आती है, पर यह तबाही उतनी ही नहीं होती जितनी दिखाई देती है। बाढ़ किसी का सब कुछ लूट ले जाती है और मजबूर कर देती है कुछ ऐसा करने को जो आप देख और सुनकर हैरान रह जाएंगे। देखिए कैसे लोग खुदाई कर रहे हैं, लेकिन खुदाई किसी खाद्यान्न के लिए नहीं की जा रही, बल्कि ये खुदाई चल रही है भोजन की खोज में। अब आप सोचेंगे इस खुदाई से भोजन का क्या लेना देना, तो आपको बताएं कि यही स्थिति है बाढ़ की, जहां लोग पेट की आग बुझाने के लिए चूहा खा रहे हैं ताकि खुद और अपने बच्चों की जिंदगी बचा सकें। ये चूहा मारो लकड़ा की कर बोले जाके कितना चूहा मार ला चूहा मार रहे अपने खाना नहीं मिलता है लोग को। खाना कहाँ मिलता है? तो खाना मिलता था ये यहाँ चूहा मारने के लिए आता है। कल तो कुछ करबे करेगा ने, अपना जो उपाय बुझाएगा। बहुत खराब स्थिति है, बहुत। पेट की आग बुझाने के लिए क्या राहत दी जा रही है जिला प्रशासन की तरफ से और उसका कितना फायदा लोगों तक पहुंच पा रहा है, इन पंचायत के लोगों की ये तस्वीरें तो बयां कर ही रही हैं, लेकिन अंचलाधिकारी का अपनी डफली अपनी राग है।
अतिवृष्टि में महाने नदी के जलस्तर में काफ़ी वृद्धि होने के कारण बाढ़ अंचल के भी 3 पंचायत आंशिक रूप से प्रभावित हैं, जिसमें कुल गांव टोला मिलाकर 14 है और वहां पर राहत के रूप में चूड़ा गुड़ का वितरण किया जा रहा है। साथ ही जो गांव या टोला का मेन रोड से संपर्क टूट गया है उसके लिए 10 नाव भी चलाया जा रहा है। अभी तक कुल 38 क्विंटल चूड़ा और 7 क्विंटल गुड़ वितरण हो चुका है, वितरण जारी है। उसके बाद पारिवारिक सूची तैयार की जा रही है, जो भी बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उनके बीच फिर राहत सामग्री GR 1 क्विंटल अनाज और 2000 रुपया दिया जाएगा। बच्चे अभी चूहा नहीं मार रहे हैं क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा पानी है, चूहा अभी रहने का सवाल ही नहीं है। करीब 8 दिन से वहाँ 4 फीट 5 फीट बाहर पानी लगा। जो मेन सड़क थी एक डंगा से मसत्तू जाने के लिए, उसके ऊपर से 2 फीट पानी बढ़ रही थी, वहाँ नाव चल रहा है। इन तस्वीरों और इन मुफलिसों की मजबूरी दिखाने का हमारा मकसद बस यही है कि आप भी समझिए कि जिला प्रशासन कितना सजग है। उम्मीद है इन तस्वीरों को देखने के बाद शायद उन तक कुछ राहत पहुंच पाए। सुनील कुमार अंशु, जी मीडिया, बाढ़। तो देखा आपने ये तस्वीरें देखकर हैरान करने वाली ये तस्वीर कि मुफलिस ऐसे पेट की आग बुझाने के लिए जमीन खोदकर चूहा खा रहे हैं लोग। ये सवाल हम करेंगे, सुनील जी से भी करेंगे, संवाददाता अमित भी हमारे साथ हैं और दीपक जी भी जुड़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर नालंदा से ही अविनाश जुड़ गए हैं। अविनाश, स्वागत है जी पुरवैया में। क्या कहेंगे इन तस्वीरों को देखने के बाद आप? देखिए, नालंदा में क्या है कि कागजों पे तो कई तरह की योजना चलाए जाते हैं, रही बाढ़ की बात जी, तो बाढ़ तो नालंदा में अगर ढंग से सचमुच में ढंग से DPR बनाया जाता सिंचाई विभाग के द्वारा जी, तो यहाँ बाढ़ आता ही नहीं। लेकिन जो एक यहाँ का नेता है श्रवण कुमार जी, ये पूरे नालंदा में एक लूट कैसे किया जाए उसके लिए DPR तैयार करवाते हैं हर विभाग में, और सिर्फ पूरे नालंदा को कहा जाए कि अगर नालंदा आज बर्बाद है। चलिए सियासी बात मत कीजिए अविनाश जी, सियासी बात मत कीजिए। नहीं, जो भी सच्चाई जो है मेरे पास प्रूफ है, जी, आप कहें तो हम आपके यहाँ प्रूफ ला करके दे सकते हैं। उनका जो भी चिट्ठी जो प्रूफ है, जो बातें हैं, वो फोन पर मत कीजिए। कभी आप आइए स्टूडियो में, कभी ऑफिस में आइए तो मिल बैठ के बात कर लेंगे, देख लेंगे। फिलहाल सियासी बात मत कीजिए। चलिए अविनाश जी, फिलहाल सियासी बात मत कीजिए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। सुनील जी, इन तस्वीरों को देखकर अब आप क्या कहेंगे? क्या अभी भी कहेंगे कि प्रशासन सब कुछ कर रहा है, राहत शिविर चल रहा है? देखिए, उसमें एक बात कहना चाहेंगे कि अगर ये जो आपका फुटेज है, तो मैं आपके फुटेज के जेन्युइननेस पे डाउट नहीं कर सकता हूँ। आपका बहुत ही रेप्यूटेड चैनल है। तो इसमें एक बात है कि जैसे कि भारती जी ने कहा कि ये फ्लैश फ्लड है। तो जब फ्लैश फ्लड आता है तो एक्यूट स्टेज में इनिशियल बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, अफरा तफरी मचता है, फिर ग्रेजुअली स्टेबलाइज कर जाता है। अगर ऐसा शुरू में रहा भी होगा तो अब ऐसे इंतजामात हैं कि मुझे ये लगता है कि ये अब चूहे खाने की नौबत होगी, क्योंकि आप ही के संवाददाता ने बताया कि 2 वक्त की रोटी और भोजन तो मिल जाता है। लेकिन आपने देखा लेकिन वैसे भी वो जो लोग थे जो चूहा मार कर खा रहे थे, वो क्या कह रहे थे, वो भी तो अपनी बात नहीं, वो तो हमने कहा कि इनिशियल में आपको डाउट नहीं कर सकते। इनिशियल जब फ्लैश फ्लड आया होगा तो उस वक्त में जो एक्यूट स्टेज में ये समस्या आई होगी उसे हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, आपको जेन्युइननेस को डाउट नहीं कर सकते। पहले आई, लेकिन बाद में आई, लेकिन ये समस्या तो है कि आज हम इस दौर से, इस जिंदगी, इसके बाद, लेकिन ये इस दौर से हम गुजर रहे हैं। क्या इस सदी में भी चूहा मार खा के हम चूहा मार कर खाने की नौबत है? लेकिन इसके बाद आपके संवाददाता ने कहा है कि भाई वहां 2 वक्त की रोटी मिल जा रही है। नहीं, उन्होंने जो कहा 2 वक्त की रोटी, तो वो सभी बाढ़ पीड़ितों के नहीं कहा उन्होंने, वो सिर्फ 3 कैंप के लिए कहा। मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ, जो इतनी बड़ी आबादी में सिर्फ 3 कैंप के बारे में उन्होंने बात कहा है, वो सभी लोगों के बारे में नहीं कहा। चलिए ये बात हम अमित से लेंगे, सीधे अमित से जानेंगे। अमित वहां पर गए, देखा है उन्होंने। अमित, जो बात चल रही है, क्या ये बात भी गलत है कि चूहे मारकर लोग खा रहे हैं, मजबूर हैं आज? जी बिल्कुल नहीं सैयद, जो बार बार सुनील जी ये कह रहे हैं कि आपके संवाददाता ने भी ये बात कही, तो हम सच्चाई बताते हैं। जो हमने राहत कैंप में देखा कि 2 वक्त की रोटी वहां मिल रही है, बाकी व्यवस्था नहीं है, तो हमने ये कहा। लेकिन सुनील जी इस बात को ध्यान नहीं दे रहे कि हमने यह भी तस्वीर दिखलाई है कि मात्र 3 राहत कैंप और कई लोग अभी सड़क पे पड़े हुए हैं, वहां पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें नसीब नहीं हो रही है भोजन, और वो लोग इस तरह मजबूर हैं। क्या करेंगे बेचारे, बच्चे भूखे हैं लोग। मैं सुनील जी से पूछना चाहता हूं कि अगर दिन रात मिला
के अगर 2 से 3 बार खाना नहीं खाएंगे तो शायद मुझे नहीं लगता रह पाएंगे या हम नहीं रह पाएंगे। सही है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो चैनल को आश्वस्त करते हैं कि अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने फर्स्ट हैंड जाके जायजा लिया है, वो काफी सेंसिटिव है जनता के। लेकिन सुनील जी, एक सीधा सा सवाल, सारी चीज को छोड़ दीजिए, क्या 3 राहत कैंप इतनी बड़ी आबादी में काफी है? मुख्य सवाल नहीं, ये 3 राहत कैंप में जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री वहां गए हैं तो उसकी पूरी इंतजामात की जाएगी। वो काफी सेंसिटिव है, इसलिए अगर 3 राहत कैंपों की कमी होगी तो उसे निश्चित दूर किया जाएगा। ये राहत कैंप की बात हो गई। कुछ देर पहले आप नाव की व्यवस्था की बात कर रहे थे, वो भी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से अगर नाव की व्यवस्था की अगर बात की जाए तो हम चाहेंगे कि वो तस्वीर भी दिखाइए आपकी। जो हमारे संवाददाता अमित झा जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचते हैं, जब चीजों को देखते हैं और जब नाव की व्यवस्था की बात आती है तो क्या नजारा था, हम चाहेंगे वो पहला वाला भी दिखाया जाए। ये बताइए कि इस तरह की विभीषिका आई है और इतना नुकसान हुआ है और फिर भी एक ही नाव दिया गया आप लोगों को? जी, एक ही नाव दिया गया है। कर्मचारी जी यहाँ आए थे, अनुमंडल पदाधिकारी यहाँ 2 नाव दिए थे, जिसमें कर्मचारी जी 1 नाव यहाँ इशू कर दिए और 1 नाव कहाँ गायब कर दिए हैं ये तो पता नहीं है। और ये नाव चलाने जो चला रहे हैं वो बच्चा है, गांव का ही बच्चा है? गाँव का बच्चा है। प्रशासन ने अपनी तरफ से? प्रशासन यहाँ नाव खेलने वाला को नहीं दिया है। नाव खेलने वाला को नहीं दिया है। यानी गांव के बच्चे ही? गांव के बच्चे ही नाव खेलते हैं। अच्छा, तो इतनी बड़ी आबादी जो है वो कैसे एक ही नाव से आप लोग काम करते हैं, आर पार करते हैं? कोई ये है गांव, कोई वो है, सब आबादी करते हैं उसी करके तैर के। हाँ, समूचा पैर के करते। आऊ को ले वो देखते एकदम नदी, जोर के नदी वही है, उसी से सब कुछ होता है। जब से मेरा पूर्वज का से पूछते हैं कि आज तक ना बाढ़ कभी आया था पापा जी, तो बोलेगा आज तक ऐसा बाढ़ नहीं आया है। तो हमने कुछ मैंने प्रशासन को और जिला अधिकारी महोदय के, अनुमंडलाधिकारी के ही गुहार हम लोग लगाए और माननीय विधायक जी भी कहे और सब लोगों को बोले तो मात्र हमारे गांव के नाम पर बोले कि नाव दे रहे हैं। मेरे गांव के नाम पर 2 नाव इशू हुआ है, लेकिन लोहरम चक मात्र एक ऐसा ही गाँव है, रहू प्रखंड के उत्तरी छोर पर है, यहाँ से बगल में हरनौत प्रखंड है, तो मात्र 1 नाव मिला। 1 नाव कर्मचारी जी ने अपने स्तर से कहाँ गायब कर दिए। और कुछ मिला राहत सामग्री? राहत सामग्री में सर मिला हम लोग को मात्र 1 पॉलीथीन में 1 किलो या 1.25 किलो चूड़ा के मात्रा में मिला। इसके सिवा आज तक कोई नहीं हुलकने के लिए आए हैं, नहीं आज तक कोई देखने के लिए आए हैं। जहाँ तक विकास के मुद्दा है, यहाँ जो 95 नदी खोदाया है वो मेरे गाँव के पश्चिम छोर में ला के छोड़ दिया गया है, जिससे हम लोग 7-8 हज़ार के यहाँ पर आबादी है जो जगमगना देखने के लिए मिल रहा है। अच्छा, ये बताइए कि क्या क्या नुकसान हुआ है इस बार में आप लोगों का? घर द्वार सब में पानी है भर भर छाती और सर पच गए कुलाव, ऐसे देखो न जा करके तक कि संपत्ति का भी नुकसान हुआ है? हाँ, थोड़ा संपत्ति का, धान फसल है, सब खड़ी फसल नुकसान हुआ है। फसल पूरा नुकसान यहाँ है। और जिसके घर में अधिकांश घर में पानी भी घुस गया है, तो जो खाने पीने की चीज़ है वो भी सड़ रहे हैं। तो कटुए में रखेगा, कटुए में सब किसान रखते हैं, तो नुकसान तो यहाँ भरपूर हुआ है भाई। तो हम और भी स्थिति आपको बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम गांव की ओर जा रहे हैं नाव से पार करके। लेकिन इतने देर में जो हमने समझा वो यही कि प्रशासन सोई हुई है, लेकिन सिर्फ 1 नाव दिया गया है इस पंचायत को, और वो भी खुद के पैसे से इन लोगों ने इसे रिपेयर करवाया है। नाविक नहीं दिया गया है। इन लोगों का कहना है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, संपत्ति का नुकसान हो गया, फसलें बर्बाद हो गई हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन ने कुछ नहीं दिया है। हम आगे की स्थिति बताएंगे, हम कुछ गांव जाएंगे और वहां देखेंगे कि किस स्थिति में लोग रह रहे हैं। तो देख लिया आपने प्रशासन क्या व्यवस्था कर रहा है। सुनील जी, लगातार आप दावा भी कर रहे हैं, लगातार आप बातें भी कर रहे हैं। नाव की आपने बात कही थी, वो भी हमने तस्वीर दिखाने की कोशिश की कि कैसे सिर्फ 1 नाव की व्यवस्था की गई है। हम लौटेंगे, आपसे हम भी राय लेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और भी तस्वीर दिखाएंगे आपको कि क्या नालंदा में है व्यवस्था।
ब्रेक के बाद स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं पुरवैया मुहिम में कि किस तरीके से नालंदा में आई बाढ़ के बाद जो तबाही मची, और तबाही के बाद जो सबसे बड़ा सवाल है वो प्रशासन पर है। चाहे नाव का इंतजाम हो, चाहे राहत शिविर हो, हर जगह एक ऐसी तस्वीर जो एक बड़े सवाल खड़े कर रही है प्रशासन पर। हमने ब्रेक से पहले नाव की भी तस्वीर दिखाई सुनील जी, अब आप क्या कहेंगे? राहत शिविर की बात करें, डॉक्टर नदारत, दवा नहीं, सिर्फ 3 राहत शिविर पूरे उस जिले में, और उसके अलावा नाव की व्यवस्था, सिर्फ एक नाव, और कैसे लोग जा रहे थे संवाददाता ने वो भी दिखाने की कोशिश की। अब क्या कहेंगे सुनील जी आप? जैसे कि नाव की बातें कही तो आपके संवाददाता ने जब पूछा था उनके एक वहाँ के ग्रामीण थे, भोले भाले ग्रामीण से, तो ग्रामीण ने कहा कि एक गांव में 2 नाव दी गई। एक गांव में 2 नाव देना ठीक है, अपने खर्च पर, उसका भी रिपेयर ग्रामीणों ने अपने खर्च पर किया था। वो कर्मचारी गायब कर दिया, एक गांव में कर्मचारी गायब कर दिया। एक गांव में 2 नाव दिया गया, लेकिन अभी कितनी आप वो देखिए, और उसके बाद भी उसको रिपेयर जो किया वो ग्रामीणों ने खुद किया। कोई नावी का व्यवस्था नहीं, बच्चे चला रहे हैं। दूसरी बात कह दे कि एक गांव में 2 नाव की बात कही, दूसरे ने कहा कि 3 ही रिलीफ कैंप है। तो मेरा कहने का मतलब है कि डीएम साहब ने 3 रिलीफ कैंप एक एरिया के बारे में कहा होगा, पूरे जिला के बारे में नहीं कहा होगा। ये अनुमान का विषय में क्या अमित पूरे जिले में 3 था, पंचायत में 3 था, या गांव में 3 है राहत शिविर? आप ही बताइए। सुनील जी, वहाँ के डीएम को फोन कीजिए और खुद पूछिए कि कितना राहत शिविर कैंप चल रहा है वहाँ पे। पूरे जिले में मात्र 3 राहत कैंप। दूसरी बात, आप एक गांव की बात कर रहे हैं, हम पंचायत की कर रहे हैं कि एक पंचायत में 2 नाव की व्यवस्था की गई थी, लेकिन 1 नाव कर्मचारियों के द्वारा गायब कर दिया गया, और जो 1 नाव है उसकी स्थिति आपने देखी कि रिपेयर खुद करवाया है, बच्चा नाव चला रहा है, और अगर वो बच्चा कितना एक्सपर्ट हो सकता है आप बिल्कुल अमित, और ये तस्वीर दिखाकर हमारा मकसद नेगेटिविटी फैलाना नहीं है, चीजों को बढ़ा चढ़ाकर हम नहीं दिखा रहे हैं सुनील जी, सिर्फ जो सच्चाई है वो सामने लाया। बहरहाल एक दर्शक रुपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है रुपेंद्र, बोलिए। देखिए सर, मैं तो यही कहूंगा जी कि शासन प्रशासन से तो उम्मीद करना बेकार है, चाहे वो किसी की भी सरकार हो जी। रह गई कि पटना के बगल की बात है नालंदा जी, वहाँ पर अभी पटना में ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे संस्था वाले हैं, मुझे हैरत होती है कि हमारा समाज इतना मर गया है, इतना गिर गया है कि बात तो सही सारे बहुत अच्छे और ऊंची ऊंची करते हैं और कहते हैं कि मैं ही आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा, बट लेकिन जब वक्त आता है तो सभी जो है ना, सभी जो है कि अपना मतलब ये हाथ बन रहे हैं जो है। चलिए, बिल्कुल सही कहा रुपेंद्र आपने, यही सच्चाई है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। वक्त की हमारे पास मजबूरी है। बिल्कुल संक्षेप में दीपक जी आपकी अंतिम प्रतिक्रिया, क्योंकि अगर बात की जाए सुनील जी को हमने बुलाया था एक डॉक्टर के नाते, लेकिन हमारा पैनल आज बढ़ गया क्योंकि डॉक्टर तो है ही, साथ ही साथ जेडीयू के प्रवक्ता भी निकल गए। दीपक जी अंतिम प्रतिक्रिया बिल्कुल संक्षेप में। मेरा मानना है जो मुख्यमंत्री या जो आपदा विभाग के प्रधान सचिव, इनका एक अच्छा प्रयास भी है, तो जो प्रशासनिक व्यवस्था है निचले स्तर पर वो पूरी तरह से चरमरा गई है, और हमको लगता है जो प्रशासन के ही लोगों को बोलना चाहिए, जो जाकर के तभी होगा, और आम लोगों को भी अब शायद जागरूक होगा। ऊंचे जगह पर राहत शिविर में आम लोगों को भी शायद अब जागरूक होना पड़ेगा, वरना अब ये परिस्थिति में क्या होगा हम सब समझ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी। डॉक्टर कैसे से आपको बुलाया गया था, लेकिन आप निकल गए, जेडीयू के प्रवक्ता हमारे पैनलिस्ट को भी आपने बढ़ा दिया। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी दीपक जी। अमित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम दर्शकों का शुक्रिया, आप जुड़े और आपने अपनी राय हमारे सामने रखी। एक बार फिर हम आपको बता दें कि इस कतई हम चीजों को बढ़ा चढ़ाकर नहीं पेश कर रहे थे, जो तस्वीर थी वो सच सामने लाया। भले ही कुछ लोगों को बुरा लग गया हो सरकार को, या फिर हो सकता है कि सरकार के नुमाइंदों को यह तस्वीर बढ़ा चढ़ाकर पेश करने वाली लगी, लेकिन जो सच है वो सच है। अगर गरीब, अगर मुफलिसी की वजह से लोग चूहे खाकर अपना पेट भर रहे हैं, तो वो तस्वीर दिखाना हमारा फर्ज है, मकसद है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।